हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, और उसमें हमने ऋग्वेद के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको हमने कल स्टडी किया था। आज उसी का अगला चैप्टर है कि ऋग्वैदिक काल की उस समय धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो आज हम वो वाली सारी जितनी भी स्थितियाँ थी उसको पढ़ेंगे। तो धार्मिक स्थिति उस समय क्या थी? ऋग्वैदिक काल के लोगों की जो धार्मिक स्थिति थी वो प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय कोई मंदिर या उस समय कोई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना नहीं हुई थी, इस कारण वो प्रकृति की पूजा करते थे। और उस समय बहुदेववाद था। बहुदेववाद का मतलब होता है, एक तो होता है एक देवता की पूजा करना, पर बहुदेववाद एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा करना। तो उस समय वो बहुदेववादी थे। जैसे उस समय इंद्र, अग्नि, वरुण अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। अब आगे देखेंगे हम सबसे प्रमुख देवता। कई बार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के थे इंद्र, जिनको पुरंदर की संज्ञा दी गई है। उस समय इंद्र को पुरंदर का नाम दिया गया, उसको इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर पुरंदर का मतलब क्या है? दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में जो भी शब्द ऐसे संस्कृत के जो भी शब्द हैं, जो हार्ड शब्द हैं, उनका मैं मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार हमको पता तो होना चाहिए। अगर हमने याद किया पुरंदर की संज्ञा किसको दी गई, इंद्र, और अगर हमें पता ही नहीं है पुरंदर का मतलब क्या होता है, तो खाली रटना ही नहीं है, हमको उन शब्दों को समझना भी आखिरकार उस शब्द का मतलब क्या है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था अरण्यक, अरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब बना है जंगल से, और जितने भी ग्रंथों को जंगल में पढ़ा गया उनको बोला जाता है अरण्यक। जैसे मैंने बताया पाषाण काल, तो पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर से, पाषाण मतलब पत्थर। वैदिक, वैदिक बना है वेद से, वेद का मतलब है ज्ञान। तो इसी प्रकार दोस्तों जितने भी यहाँ संस्कृत वर्ड या अलग वर्ड रहते हैं जिनका हमको मतलब पता नहीं होता, कि उनका मतलब भी यहाँ समझना बेहद जरूरी है। तो उस समय पुरंदर की संज्ञा दी गई थी इंद्र को, और पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, जो कि किले को तोड़ सके, किले को जीत सके। तो एक बलशाली रूप में उनको संज्ञा दी गई थी, किला तोड़ने वाला पुरंदर की संज्ञा। अब उस समय मध्यस्थता का देवता, मध्यस्थता का देवता माना गया है अग्नि देवता को। मध्यस्थता किस किस चीज की मध्यस्थता? मध्यस्थता मतलब ईश्वर और मनुष्य, आत्मा और परमात्मा के बीच जो मध्यस्थता करवाने वाला देवता है उसको माना जाता था अग्नि देवता। बाद में और आगे देखते हैं तो चिकित्सा का देवता, चिकित्सा का देवता उस समय माना जाता था अश्विन को। अश्विन थे चिकित्सा का देवता। वर्षा के देवता, वर्षा के देवता थे वरुण। और एक और देवता इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, वो थे वनस्पति के देवता। अगर वनस्पति के देवता कहीं को पूछते वो थे सोम देवता। सोम देवता वनस्पति के देवता थे। इसके बाद हम आएंगे उनके सामाजिक जीवन पर। दोस्तों उनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन था समतावादी समाज था। समतावादी, समतावादी का मतलब क्या है? समानता, जहाँ पर ज़्यादा भेदभाव नहीं होता, सभी को एक समान नज़र से देखा जाता है, और समतावादी समाज कहलाता है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का विवरण है, आपको मैंने बताया था। उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था कैसे बांटी हुई थी? आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट उनको कर्म के आधार पर बांटा हुआ था। जो लोग धर्म ग्रंथ या पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे उनको ब्राह्मण बोला गया। जो लोग उस समय आपके लड़ाइयाँ लड़ने वाले, जंग लड़ने वाले, तो क्षत्रिय थे। जो कामकारी करते थे जैसे बढ़ई वगैरह हो गए, खेती बाड़ी वाले हो गए, उनको वैश्य। और जो छोटे लेवल के काम करते थे, साफ सफाई रिगार्डिंग चीज़ों के, उनको शूद्र बोलते थे। तो उस समय काम के आधार पर वर्ण की व्यवस्था थी, और इतना छूत छात जैसे अब हो चुका है इस प्रकार का कुछ नहीं था। दास प्रथा का प्रचलन। दोस्तों उस समय दास प्रथा का प्रचलन था। दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब होता है किसी का गुलाम। तो उस समय इस दास प्रथा का बहुत प्रचलन था। लोग जैसे किसी को लाइफ टाइम के लिए अपने पास नौकर रख लेते थे, और उसको लाइफ टाइम निभाना होता था, उनका नौकर बन के ही रहना होता था। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कडप्पा। आपने बाहुबली अगर मूवी देखी होगी तो कडप्पा क्या करता था? कडप्पा उस जो साम्राज्य था वहाँ, महिष्मती का साम्राज्य, वहाँ का वो गुलाम था,
और काफी पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनके पिता भी वहां गुलाम थे, फिर आगे उनके बच्चे गुलाम। तो एक दास प्रथा का सही उदाहरण है। फिर देखेंगे परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी। परिवार की उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार। सबसे अगर छोटी कोई इकाई थी वो परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। दोस्तों मैंने पीछे आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था, उस समय जो परिवार था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक जिस परिवार में माँ का राज चलता है, माँ एक अभिभावक के रूप में सब कुछ करती है, वो मातृसत्तात्मक। और धीरे धीरे सब कुछ बदलते हुए पूर्व वैदिक काल में क्या हो जाता है, जो समाज परिवार पितृसत्तात्मक हो जाता है, पिता का राज चलने लग जाता है। परिवार पर मेन जो अभिभावक मेन बंदा पिता हो जाता है। यहाँ तक कहानी पहुंच जाती है। परिवार जो थे वो संयुक्त रूप से रहते थे, लोग बड़े परिवारों में रहते थे, कंबाइंड परिवारों में रहते थे, कंबाइंड फैमिली होती थी उस समय। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं यहाँ रेड लाइन जिनके नीचे करता हूँ अब, तो वो आप ये सोच के चलो वो काफ़ी ज़्यादा हिट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पहले आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में दो महिलाएं थीं जो कि विदेशी महिलाएं थीं, उनका क्या नाम है। तो वो है, एक गार्गी थी, एक थी मैत्रेणी। गार्गी और मैत्रेणी कौन थी, ऋग्वैदिक काल की विदेशी महिलाएं थी। ये अंग्रेज या जर्मनी टाइप थी शायद ये। उसके बाद समाज कैसा था, 16 श्रृंगार स्त्रियों के द्वारा 16 श्रृंगार करने का भी प्रचलन था। जैसे कि आज भी आपने सुना होगा 16 श्रृंगार के बारे में। ये 16 श्रृंगार उस समय प्रचलन में थे। दहेज प्रथा नहीं थी। नो बाल विवाह, कोई बाल विवाह की कोई प्रथा नहीं थी। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के बंदे थे उस समय। नियोग प्रथा, दोस्तों उस समय नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। नियोग प्रथा क्या थी, अगर किसी का पति मर जाता था तो उसकी शादी, उस औरत की शादी उसी के देवर के साथ कर दी जाती थी, तो उसको बोलते थे नियोग प्रथा। अब दोस्तों इनका देखते हैं राजनीतिक जीवन कैसा था। वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। लोग कबीलों में रहते थे, बड़े बड़े कबीलों में रहते थे, और उन कबीलों में जो लोग रहते, उनका कबीलों में जीवन था, उसको बोलते थे जन। उनको क्या बोलते थे, जन। और वो जो जन होता था, उस जन की देख रेख के लिए वो एक राजन का सिलेक्शन करते थे। राजन मतलब वहाँ का राजा। वो कोई बड़े लेवल का साम्राज्य का राजा नहीं होता था, उस कबीले का जो ठीक ठाक बंदा, उसको वो सिलेक्ट कर लेते थे कि ये हमारा राजा होगा, ये हमारे पूरे कबीले की देख रेख या रक्षा करेगा। तो छोटे लेवल के राजा वो चूज करते थे, वो होते थे राजन। उसको राजन की संज्ञा बोली गई है। जन कबीलों में रहते थे, उनको बोलते थे जन। जन की देख रेख के लिए राजन। और जो राजन होता था, राजा, उसकी सहायता के लिए कुछ व्यवस्था की गई। उसकी सहायता के लिए 4 ऐसी संस्थाएं थी, 4 ऐसी चीजों की व्यवस्था की गई, जो क्या क्या थी, समिति क्या थी, आम सभा। उसके बाद सभा क्या थी, कुलीनों की संस्था। आपको ये याद रखना है, सभा क्या थी, कुलीनों की संस्था। उसके बाद थी विधव एक ऐसा ग्रुप था जो जितना भी उपज होती थी उस समय, और या फिर वो कहीं से जब आक्रमण करके कहीं से माल लूट कर लाते थे, लूट और उपज का माल की देख रेख करने वाले जो थे उनको विधव बोला जाता था। और कुलीनों की एक सभा थी, उसको बोलते थे गण। उसके बाद दोस्तों के राजनीतिक जीवन में एक टैक्स प्रचलित था। कई बार क्वेश्चनों में ये आया है कि ऋग्वैदिक काल में बाली शब्द का प्रयोग हुआ है। बाली आखिरकार क्या था, सॉरी बाली नहीं, बलि। तो बलि वर्ड का मतलब है स्वेच्छा से दिया गया टैक्स। अपनी इच्छा से वो लोग टैक्स, एक कर भरते थे, उसको बोलते थे उस समय बलि। अब हम नीचे, मैंने यहाँ से नीचे लिखा है इसको, रत्निन कौन था। रत्निन वो चीज थी, रत्निन ऐसे आदमी होते थे, राजा के लिए कुछ अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाता था। उस समय जो राजा था उसकी सहायता के लिए कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी सिलेक्ट किए जाते थे, जिनको रत्निन बोला जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, न्याय का उल्लेख नहीं। उस समय कोई न्याय व्यवस्था या कोई कोर्ट इस टाइप की कोई इसी चीज के विवरण नहीं मिलते हैं, तो न्याय व्यवस्था उस समय नहीं थी। फिर देखेंगे दोस्तों, सेना नियमित परमानेंट सेना का अभाव। दोस्तों उस समय अभी इतने बड़े बड़े राज्य साम्राज्य खड़े नहीं हुए थे, उस लेवल के आक्रमण उस समय नहीं होते थे, कोई ऐसे औजार हथियार उस रूप में नहीं थे,
लोगों में लूटपाट करने का इतना बड़ा प्रचलन अभी नहीं आया था, तो इसलिए उनको कोई सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहीं छोटा मोटा उन्होंने लूटपाट करने के लिए सेना होती थी, पर परमानेंट सेना नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नियमित सेना का अभाव। नियमित मतलब परमानेंट सेना किसी के पास नहीं थी। लोग जब युद्ध करना होता तब लड़ाई करते थे, फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। गांव के लोग अपने युद्ध के समय वो ही खुद ही लड़ते थे, बाद में अपना वो काम करते रहते थे। अब दोस्तों हम देखेंगे उनकी आर्थिक जीवन। उनका आर्थिक जीवन क्या था? आर्थिक जीवन में उनका मुख्य पेशा था पशुपालन। मुख्य पेशा था पशुपालन। पशुपालन में गाय सबसे मुख्य उनका जो था गाय का वो दूध और घी से ही अपना गुजारा करते थे। और घोड़ा आदि ये पालतू पशुओं में उन्होंने रखे हुए थे। घोड़े को वो आना जाना और अपनी थोड़ी बहुत कृषि वगैरह करना इनसे वो करते थे। तो गाय का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेदिक काल में गाय का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो गाय का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में 176 बार, 176। और गाय को वहाँ क्या बोला गया? जघन्या। कई बार क्वेश्चनों में आता है कि जघन्या किस पशु को बोला गया? जघन्या किस पशु को संज्ञा दी गई है? तो जघन्या मतलब गाय। कृषि का महत्व कम। दोस्तों इसमें कृषि का महत्व काफी कम था। कैसे पता चला काफी कम था? क्योंकि कृषि की व्यवस्था के बारे में सिर्फ 24 बार ही प्रयोग हुआ है। 24 बार कृषि वर्ड का देखने को मिलता है। उस समय लोग और क्या क्या करते थे? रथकार लोग रथ बनाने का काम करते थे। लोग बढ़ई ज्यादा थे, कारपेंटर रथ बनाना, लकड़ी का सामान बनाने का काम करते थे और उनको अपना आदान प्रदान करते थे। मुद्रा की खोज नहीं। दोस्तों उस समय किसी प्रकार की कोई मुद्रा का प्रचलन अभी नहीं था। और आगे हम देखेंगे धातु कौन सी थी? उस समय जो मुख्य धातु थी वो था तांबा। तांबे की धातु का प्रयोग होता था। तो दोस्तों आज हमने हमारा इसी के साथ ये पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल पूरा चैप्टर खत्म है। इसके बाद हमारा शुरू होगा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था जो 3 बचे वेद, आपका अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों में के जो मुख्य पॉइंट है वो हम आगे आने उसमें देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं इसके साथ में इसको खत्म करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।